सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज हम आगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगले पार्ट में पहुंच गए हैं। आज फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बनाने के नए तरीकों के साथ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ओके, इसमें तो आंसर है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं बारी बारी से, है ना, कैसे बनाएंगे। बोला ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिनों में पूरा करता है। मतलब ए एक काम को करने में 10 दिन लगाता है तो बी उसी काम को करने में 15 दिनों का समय लगाता है। आगे क्या कहा, बी अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। शेष काम, जब भी शेष वाला ये वाला कुछ भी हो, आप सबसे पहले टोटल काम के बारे में सोचिए। टोटल काम क्या होता है, तो इनका एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। हम बोलेंगे ये जो है यही टोटल काम है, टोटल वर्क है। ओके, जैसे कहा गया किसी से एक काम करना है। एक काम कहने का मतलब मान लेते हैं, चलिए घर के 30 पंखे को बनाना है, ठीक है, तो वो क्या है, एक काम है। तो अगर ए 10 दिन में 30 पंखा बनाता है, मतलब एक दिन में 10 गुना 3 पंखा बनाएगा। दैट मीन्स ए का जो इफिशियंसी है वो कितना होगा, तो 3 होगा। देयर आफ्टर बी 15 दिन में अगर 30 पंखा बनाता है तो एक दिन में 15 दूना 30 कितना होगा, 2। ओके, अब जैसे जैसे क्वेश्चन का हमको सब कुछ मालूम चल गया, ये ए एक दिन में 3 पंखा बनाता है, बी एक दिन में 2 पंखा बनाता है, टोटल नंबर ऑफ पंखा बनाने का कितना है, 30 है। अब आगे बोलता है बी अकेले 3 दिन तक काम करता है। बोलिए बी अगर एक दिन में 2 पंखा बनाता है तो 3 दिन में 3 दूना का 6 पंखा बनाएगा। इसका मतलब है कि ये 6 काम कर चुका, तो क्या अब केवल 24 काम बचा, मतलब अब 24 पंखा बनाना बचा। बोला जरा उसके बाद ए शेष काम करता है, तो ए किस हिसाब से करेगा, 3, मतलब एक दिन में 3 पंखा बनाएगा। तो टोटल 24 पंखा बनाने में 3 8 24, टोटल कितना दिन लगेगा, तो केवल 8 दिन लगेगा। इसलिए आंसर कितना है, केवल 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को हर पॉइंट को समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना है ना। चलिए बोला जा रहा है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 रुपया है। इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 228 रुपया। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ये देखिए बहुत अच्छा चीज दे दिया, अर्धवार्षिक हो कहने का मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि 1.5 साल में कितने बार होगा, तो 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा। ओके, आगे तो और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक, ध्यान से समझिए, सिंपल इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हो वो हमेशा वार्षिक ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो आप डायरेक्ट समझेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, समझना है केवल, है ना। तो साधारण ब्याज की गणना, तो राशि क्या है, राशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम सीधे सीधे n बराबर 3 टाइम ले लेते हैं। हम n बराबर क्या लेते हैं, 3 टाइम ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8 जो है वो 1 साल में है, मतलब अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना होगा, 4%। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का है कितना, तो 228। हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रहेगा, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 3 साल का 3 बार के बारे में है तो P रेट का स्क्वायर
इंटू 300 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 3 बार का है तो 100 3 बार होगा, 1 बार 2 बार 3 बार। इसका वैल्यू बेसिकली 228 दिया गया है। ओके, देन हम लोगों को फाइंड आउट करना है P का वैल्यू। चलिए, तो ऐसे में अगर निकालना है तो P का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये दिया 228 इंटू ये आ जाएगा पूरा 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 गुना 300 प्लस आर मतलब 300 प्लस 4 मतलब केवल 304। अब सारे लोगों को बात समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कंप्लीट नंबर में है, इसका मतलब डेसिमल में नहीं है। इसके कहने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कैंसिलेबल है, कैंसिल होगा ही होगा। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए। चलिए, हमने कहा कि 4 से 4 सते 28 और 4 छक 24, 4 से कैंसिल है ना, 4 से 4 पचे 20 और 4 सते 28, 19 तिया 57, 19 चौका 76। ओके, नेक्स्ट आगे बोलिए। 16 से 8 से काट देते हैं, 8 दूना का 16, ये 3 कटा तो 125, फिर से 3 0 4 दूना का 8 से फिर से 3 125 है ना। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। और बड़ा भी कर सकते थे, चलिए नॉर्मली ये ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन में 0 1 भी नहीं आएगा लास्ट में, मतलब दूसरा तीसरा ऐसे ही कट गया। यूनिट डिजिट से चलेंगे तो 5 पचे 25 तिया 75, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, इसलिए इस आंसर को टिक करेंगे बिना पूरा कैलकुलेशन के। ओके, चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन को बेसिकली, है ना। क्या कहा कैलकुलेशन, अगर हम कुछ नहीं काटते, ओके कुछ नहीं काटते तो ध्यान से समझिए, मेरे पास 228 गुना इतना, चलिए कहाँ लिखा जाए, ओके ध्यान से समझना है। ये रहता 228 गुना 1 पर 6 0 है ना, 2 2 4 1 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 16 गुना 304, ऐसा है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इकाई अंक के बारे में, तो इकाई अंक में बताइए 6 चौका, नीचे क्या हुआ 6 चौका 24 का 4, इकाई अंक पे क्या है 4, और ऊपर गुना करेंगे तो इकाई अंक पे क्या है 0, और भी बहुत सारा होगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 पचे 20, ठीक है, 5 बार में इकाई अंक आ जाता है, यूनिट डिजिट यहाँ 5 है इसलिए इसको ऑप्शन टिक आउट करेंगे। अगर पूरा कैलकुलेशन नहीं करना हो, ये लग रहा है ऐसे, ये कैलकुलेशन बहुत भारी नहीं है, किया जा सकता है। ओके, तो किस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन को, समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बोला जा रहा है मोहन एक टेबल इतने रुपए में बेच रहा है, दैट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस जो है 2832 रुपीज़ है, और इस पर उसका लाभ 18% है, प्रॉफिट जो है वो कितना अर्न कर रहा है तो 18%। हम लोगों से पूछ दिया गया क्रैमुल क्या है, क्रैमुल दैट मीन्स सीपी क्या होगा। ओके, बोलिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज का, जिसमें परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन करने के बाद भी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़े, मतलब कैलकुलेशन लग रहा है कि ज़्यादा ही हो जाएगा, दैट टाइम हम लोग परसेंटेज से ही बनाते हैं। हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस कुछ और नहीं है बल्कि 100% है।
तो अगर प्रॉफिट 18% है मतलब इस चीज़ को बेचा जाएगा 118% में, और इस 118% का वैल्यू दे रखा है 2832 रुपीज़। हम लोगों को क्या निकालना है, सीपी मतलब 100%। तो बोलिए 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2832 डिवाइडेड बाई 118, एंड 100% का वैल्यू क्या हो गया, तो गुना 100। कैलकुलेशन आसान है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन के लिए एकदम आसान कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझिए अच्छे से। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे में, सबसे पहले 2 से कटेगा, बोलिए 2 पचे 10 और 2 नवा 18, ये 2 से कटा एक बार में, 4 बार में, एक बार में और 6 बार में। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 59 2 और 5 का कोई मल्टीपल नहीं है। अगर 2 और 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये 100 को नहीं काट पाएगा। इसका मतलब मेरे आंसर में 2 जीरो होने चाहिए। तो 2 जीरो वाला एक ये है और एक ये है। अब यूनिट डिजिट पे आते हैं। बताया गया था कि इकाई अंक पे अगर 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 है, बहुत आसान है, यूनिट डिजिट से चलेंगे। बोलिए 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 9 चौका 36, क्लियर है। कितना बार में आ रहा है, 4 बार में, मतलब 4 होगा यूनिट डिजिट पर। तो 2 डिजिट के पहले 4 कहाँ है, 2400 में, मतलब ये आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, तो केवल 2400। ऐसा नहीं है कि इसका पूरा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन को किस तरीके से कम किया जाएगा। थोड़ा सा आप अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा, तो कैलकुलेशन कम होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बताइए। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो याद रखना होगा। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, बस 10 के गैपिंग में दिया तब तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। ऐसे याद रखिए 1 से लेकर टोटल 100 तक। अगर हम बोलते हैं 1 से लेकर टोटल 100 तक में प्राइम नंबर जो होगा वो आपका टोटल 25 होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ बात को ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं कि 40 और 50 के बीच में दे दिया तो आप सबको देख रहे हैं, 41 42 43, सबको देखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है। पहला जो टर्म होता है मतलब 1 से लेकर 10 तक, इसी में 2 3 5 7, मतलब ऐसा संख्या आता है जो इवन भी है और 5 का मल्टीपल भी है, बस 1 से 10 तक में। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल खत्म हो जाता है सीधे सीधे, वो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। जैसे 11 से लेकर अगर 20 तक देखना होगा तो हम 11 को देखेंगे, 13 को देखेंगे, 15 को नहीं देखेंगे, 17 को देखेंगे, 19 को देखेंगे, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर 40 और 50 के बीच पूछा जा रहा है तो हम लोग को ऐसा संख्या लाना है 41, 43, 47 और 49। अब देखना है इनमें कौन संख्या प्राइम नहीं है। नहीं है मतलब किससे कट रहा है, मालूम है कि 49 7 से कटता है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता है, बाकी नहीं कटेगा किसी चीज़ से, इसलिए बोलेंगे कि ये सारा का सारा जो है वो 3 से मतलब प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ये संख्या कितनी है, तो 3 है, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनके महत्तम समापन HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM 8 और 40 हो। मेरे क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या का HCF जो है वो कितना है, तो 8, और LCM जो है वो कितना है, तो 40 है। तो जब भी कोई दो संख्या या अलग संख्या के बारे में बात करते हैं तो हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, हमेशा HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। छोटा सा फॉर्मूला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल।
तो बताइए क्या होगा। HCF कितना है 8 और ये कितना है 40, 8 चौका 32। इतना आसान क्वेश्चन 320। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से बन जाएंगे ये सब क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। चलिए, बोला जा रहा है जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है तो 10% का, कुछ राशि उधार ली जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, एक एक साल में है। आगे, यदि उसने 4 वर्षों के अंत में इतना रुपया का भुगतान किया, मतलब अमाउंट दे दिया गया ए कितना है तो 2196.50, इतना रुपया भुगतान करके उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, कितना रुपया उधार लिया गया था, ये बताना है। मतलब प्रिंसिपल क्या है बेसिकली ये बताना है हम लोगों को। क्लियर? चलिए, जैसे ही 10% आया, इसका इंटरेस्ट रेट आपको याद होना चाहिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का क्या होगा। जितना अच्छे से आपको याद रहेगा उतना आसानी से आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना है, 10% के हिसाब से 1 साल में 10% होता है, 2 साल में बात करेंगे तो 21%, 3 साल में 33.1% और 4 साल में बात करेंगे तो 46.41%। 4 साल में कितना होता है तो 46.41%, मतलब टोटल इंटरेस्ट के रूप में देना होगा 46.41%। ओके, और 100% प्रिंसिपल, तो 100 में अगर इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब टोटल अमाउंट के रूप में 146.41% देना होगा, जो अमाउंट के रूप में 2196.50 रुपीज़ है। हो गया। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, बड़ा नहीं है, अच्छे से समझना है। बोलिए, तो हम लोगों को निकालना है प्रिंसिपल, दैट मीन्स 100%। क्या होगा 2196.50 डिवाइडेड बाई 146.41 गुना 100। अच्छे से समझिएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एकदम कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ। बोलिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, खत्म हो गया डेसिमल। फिर से रूल वही, बोलिए 3 जीरो है, नीचे 14641, एक डिजिट एक नंबर है, क्या ये 2 या 5 का मल्टीपल है तो सीधा बात नहीं है। नहीं है मतलब ये जीरो काटने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब मेरे आंसर में पहली बात 3 जीरो होंगे, तो 3 जीरो वाला तो सब है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो आ गया। अब बात रहा इकाई अंक, बताए थे आपको कि इकाई अंक पे अगर डिवाइड करना हो 1 से, 3 से, 7 से, 9 से, तो पूरा चलने का ज़रूरत नहीं है। बताइए, यहाँ इकाई अंक पे क्या है 1, यहाँ इकाई अंक पे क्या है 5, 0 से 3 जीरो तो वहाँ लिख चुके। बोलिए, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या 5 आएगा, इसलिए इकाई अंक पे क्या आना चाहिए 5। हो गया आपका आंसर। पूरा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को और कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से बनाया जा सकता है अगर रूल रेगुलेशन सारा मालूम हो तो। ओके, चलिए, बोला जा रहा है एक्स कोई आदमी है जिसने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदा और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। 2 दर्जन कहने का मतलब 12 दूना 24 पीस, 1 दर्जन में 12 पीस है ना, शायद नहीं दिख रहा है इधर, 12 गुना 2 मतलब 24 पीस। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर पहले निकाल तो लें।
बोलिए, अगर एक पेन के बारे में बात किया जा रहा है, 80 रुपया में 24 पीस खरीदा तो एक पेन का दाम 180/24 हो जाएगा, माइनस 180 रुपये में 40 पेंसिल तो डिवाइडेड बाई 40, एक का हो गया, यही तो निकालना है। बोलिए, कैंसिल करना है ना। 12 दूना 24, 12 से 15 बार में 180, मतलब ये 7.5, माइनस ये 0 से 0 चल गया, 9/2 मतलब 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 में से 4 गया कितना, केवल और केवल 3। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना है कि किस तरीके से, अगर बड़ा कैलकुलेशन दे तो उसको समझकर, ऑप्शन को देखकर हम किस तरीके से कितना आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन फिर नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए तरीकों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।